आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तैयारशुदा स्लाइड्स की मदद से बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, वॉलवॉक्स का मुतालिया। एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1 स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, वॉलवॉक्स विद हेल्प ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड्स। ब्रासिका माइक्रोस्कोपिक जांच, ब्रासिका रूट, तना और पत्ते की बैरूनी शक्ल। एक्सपेरिमेंट नंबर 1.2 पार्ट 1 study of external morphology of Brassica, microscopic examination of Brassica root, stem and leaf। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिस DNS क्लासरूम। आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी की तारुफ यानी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंस को हमने पढ़ा था। आइए रिवाइज करते हैं मल्टी सेलुलर को और फिर इसकी मिसालों को देखते हैं। दूसरे जानदार मल्टी सेलुलर हैं। ये 2 या इससे ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं और ज्यादा पेचीदा हैं। पौधों और जानवरों की कसीर तादाद मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर जानदार साइज में बड़े होते हैं और उनके सेल एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं ताकि मुख्तलिफ सेल्स मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे सके। सेल्स के ग्रुप्स जो एक जैसे काम सर अंजाम देते हैं वो मिलकर टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। मखसूस ऑर्गन्स जिंदगी के मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं और मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। मल्टी सेलुलर जानदार बहुत ज्यादा काबिल होते हैं। इनमें डिवीजन, सेल, टिश्यूज या ऑर्गन सिस्टम के दर्जात पर होती है, जबकि मल्टी सेलुलर जानदार छोटे सेल्स की तादाद को ज्यादा कर लेते हैं ताकि इनका मजमूई हजम बढ़ सके। मल्टी सेलुलर जानदारों की उम्र ज्यादा होती है क्योंकि छोटे सेल्स पर काम का बोझ निस्बतन कम होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स की शक्ल में मुनज़्ज़म होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल के तौर पर हम सरसों और मेंढक को देखेंगे। सरसों का पौधा मस्टर्ड प्लांट। सरसों का पौधा साइंसी नेम ब्रासिका कंपेस्ट्रस सर्दियों के मौसम में बोया जाता है और ये सर्दियों के आखिर में बीज देता है। पौधों के जिस्म को हम सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसके बीजों से तेल निकाला जाता है। इस मल्टी सेलुलर जानदार के जिस्म के ऑर्गन्स को हम इनके काम के लिहाज से 2 अक़साम में तकसीम कर सकते हैं। जड़, तना, शाखें और पत्ते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते और वेजिटेटिव ऑर्गन्स कहलाते हैं। फूल पौधे के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं और फल और बीज पैदा करते हैं। मेंढक, फ्रॉग। मेंढक साइंसी नेम राना टिग्रीना में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। मेंढक का जिस्म ऑर्गन सिस्टम्स का बना होता है और हर ऑर्गन सिस्टम मुतल्लिका ऑर्गन्स का बना होता है। तमाम ऑर्गन्स मखसूस टिश्यूज, एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस टिश्यूज वगैरह के बने होते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ अब कुछ सवालों के जवाब देखते हैं। इस सवाल में पूछा गया है कि सरसों का पौधा बोया जाता है। ऑप्शन 1 विंटर, ऑप्शन 2 समर, ऑप्शन 3 स्प्रिंग, ऑप्शन 4 ऑटम। जी स्टूडेंट्स, सोचिए और गौर कीजिए, इसका जवाब क्या होगा? जी हाँ, विंटर इसका सही जवाब है। वेल डन स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब एक और सवाल को देखते हैं। मेंढक जाहिर करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मस्कुलर टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जी स्टूडेंट्स, सोचिए और गौर कीजिए, इसका जवाब क्या होगा? जी हाँ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इसका सही जवाब है। बहुत खूब स्टूडेंट्स। अब एक और सवाल देखते हैं। मेंढक के सर में तीसरा लिड जो बाहर की तरफ होता है कहलाता है टिम्पैनी, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नन। इसको सोचिए और गौर कीजिए और फिर बताइएगा कि इसका जवाब क्या हो सकता है। जी हाँ, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इज द राइट आंसर। वेल डन। जी स्टूडेंट्स, आइए एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1 स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, वॉलवॉक्स विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर ईशानूर। आप सब इस बात से आगाह होंगे ही कि हमारी जिंदगी का सबसे छोटा यूनिट सेल है और हमारा इंसानी जिस्म भी करोड़ों लाखों सेल से बना होता है।
आज हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जो कि एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, यानी एक सेल से बने हुए होते हैं। लेकिन इस स्टडी को हम कंप्लीट करेंगे दो हिस्सों में। पहले हिस्से में हम पढ़ेंगे बैक्टीरियाज के बारे में, जबकि दूसरे हिस्से में हम पढ़ेंगे अमीबा, पैरामीशियम एंड वॉल्वॉक्स के बारे में, जो कि खुद भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे जमीन पर बसने वाले उस जानदार के बारे में जो हमारे आसपास मौजूद है तकरीबन 3 अरब सालों से। वाह, 3 अरब साल! ये तो डायनासोर से ही पुराने हैं। मौसम में बैक्टीरिया के बारे में बात कर रही हूँ। बैक्टीरिया एक आम सा ऑर्गेनिज्म है जो सबसे छोटे जानदारों में शुमार होता है और एक सेल पर मुश्तमिल होता है। वेल, बैक्टीरिया जो है हर वक्त हमारे आसपास मौजूद भी होता है, क्योंकि इसमें से कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए मुफीद भी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया नुकसानदेह भी। बैक्टीरिया मुर्दा पौधों और जानवरों के बेहतरीन डिकम्पोजर भी हैं। तो आइए बैक्टीरिया के बारे में कुछ डिटेल्स लेते हैं। बैक्टीरिया एक सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म है जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। बैक्टीरिया की लंबाई 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होती है। बैक्टीरियम के इर्द गिर्द सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होता है और कोई वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। कुछ बैक्टीरिया डिकम्पोजर भी होते हैं और ग़िज़ाई अज्जा को दोबारा कारामद बनाते हैं। अपनी शक्लों की बुनियाद पर बैक्टीरिया की 4 इक़साम में दर्जाबंदी की जाती है, जिनके नाम कोकाई, बसीली, विब्रियोस और स्पाइरुला है। बैक्टीरिया का सबसे आम इस्तेमाल क्या होता है? इमरान, ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन बैक्टीरिया दूध को दही और पनीर में तब्दील कर देता है। ये बात सही है ना मिस? बिल्कुल। ये सुन के मुझे ऐसा ही लगता है कि अब मैं मजीद दही खाया करूंगा। वैसे बैक्टीरिया यकीनन होते तो बहुत छोटे हैं, लेकिन हमें ये कैसे मालूम हुआ है बैक्टीरिया यहाँ मौजूद हैं? देखिए मोहसिन, हम इसे अपनी सादी आंख से तो देख नहीं सकते। इसके लिए हमें 1000 टाइम्स मैग्निफिकेशन की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। चलिए आइए अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी तैयार शुदा बैक्टीरियन स्लाइड्स की। ये देखिए, हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स की स्लाइड्स हैं, जिसमें हमने 4 डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया को रखा हुआ है। हम इसमें से एक एक स्लाइड निकालकर बारी बारी माइक्रोस्कोप पर रखेंगे, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उसको बिल्कुल ध्यान से और आराम से पकड़ना है कि कहीं से इसका शीशा डैमेज ना हो। ठीक है, अब हम इसको बारी बारी इसमें फिक्स करेंगे। ये देखिए, लेकिन इन सब बातों से पहले आपको ये बात यकीनी बनानी है कि आपने अपनी स्लाइड, ऑक्यूलर लेंस और अपना ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आराम से साफ कर लिया है। ठीक है, आइए अब इसका तजिया करते हैं। आई थिंक ये देखिए, सबसे पहले हमें इसका रिफ्लेक्टिव मिरर इसका बैलेंस करना होगा। मुझे जो इसका शेप नजर आ रहा है वो बिल्कुल स्पाइरल शेप में है, तो आई थिंक ये स्पाइरल है। क्यों फर्क? आप अगली स्लाइड देखना पसंद करेंगी? आइए, जब आप अगली स्लाइड लगाइए इसमें, मैं आपको सिखाती हूँ। ये देखिए, पहले ये स्लाइड आपने रख दी। अब आप ये चेक कीजिए कि ये स्लाइड इसमें कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक है, बिल्कुल आराम से क्लिप्स को पकड़ के सही इसको एडजस्ट किया क्लिप से। ये छोटी छोटी गोल नजर आ रहे हैं, ये यकीनन टॉक्सिक होगा। बिल्कुल हो सकता है। अब इमरान, आप क्यों नहीं देखते अगली स्लाइड? आइए, मैं आपको स्लाइड चेंज कर देती हूँ। ये देखिए, आप ऐसा कीजिए, ये बैक्टीरिया वाली स्लाइड उठाइए। ये ठीक है, मैं आपको एडजस्ट करके दे रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल आराम से, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप चेक कीजिए। ये सॉसेज के शेप में है और किसी चूंटी जैसे लगते हैं। मेरे ख्याल से ये रॉड के शेप के बैक्टीरिया हैं जो बैक्टीरिया कहलाते हैं। बिल्कुल हो सकता है। अब देखते हैं अगली स्लाइड। मोहसिन, लास्ट स्लाइड अब मुझे देखो। जी बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रही थी। अगली स्लाइड आप मोहसिन खुद ही फिक्स कीजिए। ठीक है, ये वाली मोहसिन। चलिए, ये यकीनन विब्रियस है। ये तो कोमास जैसा लगता है। अगर ऐसे बैक्टीरिया भी होते हो जो फुल स्टॉप जैसे दिखते हो तो हम इन्हें सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल मोहसिन, वेल सेड। अच्छा, आप लोगों को पता है कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इंसानों को बीमार भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे विब्रियस जैसे बैक्टीरिया ये इंसान को हैजे का शिकार कर सकते हैं, और अगर इन्हें परवान चढ़ने दिया जाए, मतलब उन्हें मुवाफिक हालात और वही इन्वायरमेंट मैसर हो, तो ये बहुत तेजी से फैलते हैं। लेकिन इस पर उन ग़िज़ाओं से भी असर पड़ता है जहाँ तक इनकी रसाई होती है। इसके अलावा दर्जा हरारत
माहौल की तेजाबियत और वो दीगर ऑर्गेनिजम्स जो इनको खाते हैं या तबाह करते हैं उस पर भी ये बहुत असर करते हैं। अब जबकि हम बैक्टीरिया का जायजा ले चुके हैं तो अब हम अपनी तैयारशुदा स्लाइड्स और फ्रेश कल्चर की मदद से अमीबा, पैरामीशियम और वॉलवॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। इस फ्रेश कल्चर से आपका क्या मतलब है? फ्रेश कल्चर से मतलब ये है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसे हम नेचर से हासिल करते हैं, लेकिन हम इसे अपनी लैब में उसे बेहतर जगह और ग़िज़ा और वही सारा एनवायरनमेंट देके उनकी परवरिश कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं फ्रेश कल्चर। मिस, आज के लिए मेरे ख्याल में हमारे पास कल्चर्स तैयार शुदा मौजूद है, लेकिन अगर हमने इन्हें खुद से बनाने हैं तो कैसे करेंगे? फरहत, ये तो बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ दिन इंतजार करना पड़ता है। अमीबा के फ्रेश कल्चर के लिए हमें कुछ ग्राम गंदम पानी में डालकर डिस्टिल्ड वाटर में डालकर हमें उबालना पड़ती है, जिसे हम पेट्री डिश में डालकर फिर ठंडा कर लेते हैं और फिर ढाँप देते हैं। इसके बाद हमें कुछ दिन वेट करना पड़ता है ताकि उसके अंदर एक कलर सी लेयर आ जाए, जिसमें हम बाकायदा परवान चढ़ते हुए अमीबा को देख सकते हैं। अमीबा बनाना तो बहुत बोरिंग काम है, हमें बैठ के वेट करना पड़ेगा कि जनाब अमीबा कब तैयार होते हैं। मुझे खुशी है कि हमारे पास कल्चर बिल्कुल तैयार पड़ा है। ये बात तो है, लेकिन अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है और बहुत छोटा होता है। हाँ, लेकिन इसकी परवरिश के लिए मुवाफिक हालात का भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सेल पर मुश्तमिल होता है और साफ पानी में रहता है। चलिए इसके बारे में मजीद जानते हैं। अमीबा एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है जो तालाबों और चश्मों में पाया जाता है। इसकी लंबाई 220 से लेकर 740 माइक्रोमीटर तक होती है। ये उमूमन बेरंग होता है और इसका एक बेकायदा शेप होता है जो पतली और लचकदार सेल मेम्ब्रेन की वजह से मुसलसल तब्दील होता रहता है। इसकी उंगली की तरह की प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडियम वाहिद है और यह हरकत और ग़िज़ा अंदर लेने में मदद करता है। इसके एंडोप्लाज्म में मुख्तलिफ साइज़ों के कई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और फूड वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स फुजला खारिज करने का काम करता है। अमीबा निकलने की सूरत में अपनी ग़िज़ा अंदर लेता है, जबकि फूड वैक्यूल ग़िज़ा जमा करने और हज़म करने का काम अंजाम देता है। ये तो बहुत ही छोटे होते हैं, ये ऐसा क्या खाते होंगे जो इनसे भी ज्यादा छोटा होता है? इमरान, अमीबा जो है वो आगे बैक्टीरिया, पौधे के खिलिए और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स खाती हैं। इसके तो पैर नहीं होते, ये हरकत में कैसे आते हैं? ये एक जगह बैठे बैठे तो ग़िज़ा हासिल नहीं कर सकते, है ना? वही अमीबा अपनी शेप को चेंज करते हुए मूव करता है और अपने जिस्म से ऐसे आर्जी तौर पर शक्ल बनाता है कि जैसे बन जाते हैं उसके पैर, जिसे हम कहते हैं सोडोपोडिया। आइए हम आपको दिखाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के ऑपरेटर्स। इन ऑपरेटर्स में हमारे पास मौजूद है बीकर, फ्रेश कल्चर, पेट्री डिश, ड्रॉपर, ब्लॉटिंग पेपर, ग्लास स्लाइड्स, कवर स्लिप, माइक्रोस्कोप और पहले से तैयार शुदा स्लाइड्स, जिनको हम यूज करके देखेंगे कि हमारा इसके अंदर कौन से बैक्टीरिया हैं और अमीबा की क्या शेप बनती है। चलिए सबसे पहले तज्जिया करते हैं हमारी पहले से तैयार शुदा स्लाइड्स का और देखते हैं अमीबा किस तरह। ये देखिए, अब ये हम स्लाइड को इसमें लगाएंगे बिल्कुल ध्यान से और आराम से, ठीक है। अब हम ये देखिए इसको पूरा बैलेंस करके अब इसमें हम आराम से देख सकते हैं कि इसकी कोई बाकायदा शेप नहीं है और ये एक सेल पे मौजूद है, इसलिए ये अमीबा ही है। अब मैं आपको फ्रेश कल्चर की स्लाइड बनाना दिखाती हूँ, कैसे बनाएंगे हम लोग। इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले ग्लास स्लाइड और ग्लास स्लाइड में इसको बिल्कुल एहतियात से पकड़ना है ताकि इसका शीशा भी डैमेज ना हो। उसके बाद हम लेंगे फ्रेश कल्चर में से एक ड्रॉपर से। मैं ड्रॉपर को बिल्कुल आराम से मैं इसके अंदर ले लिया और ये बिल्कुल एहतियात से आराम से एक ड्रॉप हमने इसके अंदर लिया, बाकी सारा हम वापस डाल देंगे, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? ये डाल दिया। इसके बाद हम इसको कवर स्लिप से कवर करेंगे और एक साइड से कवर करेंगे, देखिए बिल्कुल एहतियात से, ताकि इसके अंदर एयर बबल्स भी ना आए। ये देखिए नजर आ रहा है, बिल्कुल एहतियात से एक साइड, ठीक है। और इसको बिल्कुल दबाना नहीं है ताकि इसके अंदर का जो मैटर है वो उसको बिल्कुल डैमेज ना हो, नुकसान ना पहुंचे उसको। इसके बाद इसको ब्लॉटिंग पेपर से हम साइड्स इसके साफ कर लेंगे ताकि जो
एक्स्ट्रा पानी है वो सब साफ हो जाए, बिल्कुल एहतियात से। ये देखिए नजर आ रहा है। माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर पहले से जो इसके अंदर स्लाइड मौजूद है ये हमने निकाली। इसको कवर करने लगे। थैंक यू फरहत। अब हम ये स्लाइड इसके अंदर रख के बिल्कुल आराम से रिलैक्स, ये हमने रिलैक्स, बिल्कुल ठीक है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें लाइट रिफ्लेक्ट कहाँ पर हो रही है। ये हमने इसका अपर्चर भी देखना होगा साथ ही साथ। जो मैंने आपको बताया था कंडेंसर से इसका अपर्चर बिल्कुल नॉर्मल कर लेंगे ताकि हमें बिल्कुल क्लियर नजर आए। ठीक है, आप लोग देखना पसंद करेंगे? चलिए अब आप लोग भी लाइन से आ जाइए एक के बाद एक। ये तो तैयारशुदा स्लाइड्स में और वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। बिल्कुल हम फुल बैटरी और कॉन्ट्रैक्टर बैटरी दोनों देख सकते हैं। हमें वो उंगलियां भी नजर आ रही हैं जिन्हें सूडोपोडिया कहते हैं। बिल्कुल इमरान। ओके जी, ये तो हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब
स्टूडेंट्स, हमें पता चला आज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में और काफ़ी मालूमात मिली हमें इनके बारे में। लेकिन आप लोग इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आपकी टेक्स्ट बुक में जो उसके हवाले से कंटेंट मौजूद है वो उनको ज़रूर याद करेंगे और पढ़ेंगे डिटेल में, और बिल्कुल उसको याद भी रखेंगे। चलिए इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको इस एक्सपेरिमेंट की समझ आ गई होगी और आप इसको अब खुद से परफॉर्म कर सकेंगे। आइए अब हम एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1.2 पार्ट 1, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रासिका, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्रासिका रूट, स्टेम एंड लीफ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ मैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर से एक दिलचस्प प्रैक्टिकल के साथ हाजिर हैं और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं 3 स्टूडेंट्स, किरत, बिलाल और मुइज। स्टूडेंट्स, जिस तरह इंसान और जानवरों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, उसी तरह पौधे के भी कई हिस्से होते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पौधे के बुनियादी हिस्से कौन कौन से होते हैं? इस पौधे के बुनियादी हिस्से जड़ें, तने, पत्ते, फूल और फल हैं। बिल्कुल ठीक। एक पौधा इन तमाम हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और हर हिस्से का अपना एक फंक्शन होता है जो पौधे को बढ़ने में मदद देता है। आज हम ब्रासिका के पौधे और उसके मुख्तलिफ हिस्सों की जांच करेंगे। ब्रासिका, ये कौन सा पौधा है मिस? मैंने इसका नाम पहली दफा सुना है। बिलाल, सरसों के पौधे का साइंसी नाम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस है। अरे मिस, ये तो सरसों के पौधे का नाम है। मेरे घर में ज्यादातर खाना सरसों के तेल में ही बनता है और मेरी अम्मी कभी कभार खाने में मस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल करती हैं। जी मुइज, सरसों हमारे लिए बहुत कारआमद है। इसके बीज कई मसालों में इस्तेमाल किए जाते हैं और इनसे तेल भी निकाला जाता है जिसे कई मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज के प्रैक्टिकल में हम ब्रासिका के पौधे और उसके मुख्तलिफ हिस्सों की जांच करेंगे और उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि किसी भी पौधे का जिस्म 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। ब्रासिका का पौधा भी इन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। आइए पहले ब्रासिका के पौधे के बारे में मजीद जानने के लिए एक एनिमेशन देखते हैं। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस एक डाइकोट एंजियोस्पर्म है। पौधे का बुनियादी जिस्म 2 हिस्सों में मुनकसिम है। वो हिस्सा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल नहीं होता इसे वेजिटेटिव पार्ट कहा जाता है। ये जड़, तने और पत्तों पर मुश्तमिल होता है। वो हिस्सा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल होता है इसे रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। ये फूलों पर मुश्तमिल होता है। बीज और फल फूल से पैदा होते हैं। जड़ सीड एम्ब्रियो के रेडिकल से पैदा होती हैं और ये जमीन के नीचे बढ़ती हैं। रेडिकल से निकलने वाली जड़ प्राइमरी रूट्स कहलाती है। इसकी नशोनुमा के दौरान इससे सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स निकलती हैं। तमाम जड़ों के सिरों पर रूट कैप्स होते हैं। स्टेम या तना पौधे के ऊपर की जानिब बढ़ने वाला हिस्सा होता है। ये बीज के प्लम्यूल से बनता है। तने पर मौजूद नोड से शाखें और पत्ते निकलते हैं। एक साथ मिली हुई नोड्स के दरमियान मौजूद तने के हिस्सों को इंटरनोड्स कहा जाता है। तनों या इसकी शाखों पर मौजूद नोड से पत्ते निकलते हैं। हर पत्ता 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। डंडी वाला हिस्सा पेट्यूल कहलाता है और ऊपर वाला पहला हिस्सा लैमिना कहलाता है। लैमिना के बीच में एक मोटी सी नस होती है जिसे मिडरिप कहते हैं। मिडरिप से बारीक शाखें निकलती हैं जो एक जाल की मानंद लैमिना में फैली होती हैं। इस तरतीब को लीफ विनेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, तजुर्बा शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि हम इस तजुर्बे को 2 हिस्सों में सरअंजाम देंगे। पहले हिस्से में हम ब्रासिका पौधे की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि फूल, बीज और फल हैं। दूसरे हिस्से में हम ब्रासिका पौधे के वेजिटेटिव पार्ट की माइक्रोस्कोप से जांच करेंगे जो कि जड़, तना और पत्ते हैं। आइए अब इस तजुर्बे में इस्तेमाल होने वाले अपैरेटस को देखते हैं। हमारे पास मौजूद है ब्रासिका का पौधा जिसमें ये फूल देख सकते हैं आप, और साथ ही इसमें लेग्यूम भी हैं। पेट्री डिश लेग्यूम क्योंकि राइप नहीं है इसलिए उसमें अभी सीड्स नहीं हैं, तो हमने अलग से ब्रासिका के सीड्स आप रखे हैं आपको दिखाने के लिए। मैग्नीफाइंग ग्लास, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ब्रासिका के पौधे के स्टेम, लीफ और रूट की ट्रांसफर सेक्शन की तैयार शुदा स्लाइड्स, डायसेक्शन बॉक्स। मिस, ये लेग्यूम क्या है?
लेग्यूम एक सादा खुश्क फल होता है जो आमतौर पर दो जानिब खुलता है। ब्रासिका के लेग्यूम को सिलिक्वा या पॉड कहते हैं। हर पॉड में कई बीज होते हैं। ये बीज छोटे, हल्के गोल और स्याह माइल होते हैं। पॉड के खुलने पर हवा के जरिए बीज मुंतशिर हो जाते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम पौधे का बैरूनी तौर पर जायजा लेंगे। अब मैं फोर्सेप के जरिए इसके हिस्सों को अलहदा करूंगी और फिर हम मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए उनका अच्छी तरह से जायजा लेंगे। ये हमारे पास आ गया इसका फ्लावर। ये हमारे पास आ गया इसका लीफ। अब हम रूट के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक सीजर की। रूट को हम यहां से कट करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे पास इसकी रूट आ गई है। अब हमें चाहिए स्टेम। इस स्टेम का हम थोड़ा सा पार्ट ले लेंगे। ये हमारे पास आ गया है स्टेम। स्टूडेंट्स, अब आप तवज्जो के साथ एक एक करके इसके हिस्सों का जायजा लीजिए और पौधे की साख्त, रंग और बनावट का मुशाहिदा कीजिए। आइए किरत। मिस, इसकी जड़ें शाखों वाली हैं और इनका रंग ब्राउन है और जड़ों पर रूट हेयर भी मौजूद हैं। मिस, अब मैं तने का जायजा लेता हूँ। आइए मुइज। मिस, इसका तना हरे कलर का है और ये मुलायम, सीधा, चमकदार है। शाबाश मुइज। बिलाल, अब आप आइए और आकर इसके पत्ते का मुशाहिदा कीजिए। मेरे इस पत्ते का रंग हरा है और ये लंबा है। इसके सेंटर में एक मिडरिब है। इसमें से जाल की सूरत में बारीक शाखें निकल रही हैं। शाबाश बिलाल। मुझे उम्मीद है कि आपको इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट 1 समझ आ गया होगा। एक्सपेरिमेंट का पार्ट 2 हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।